resistance. The forces of resistance, in my basic understanding and basic reading of fascism and resistance movement, that the counter resistance has to be a mass movement as well. और दंगों के दोषी के रूप में चिन्हित किया जा रहा है और उनको जेल में सजा देने के लिए बंद कर दिया जा रहा है। इसका आज पूरा देश इसका विरोध करता है और कितना तूफान देश में उठ रहा है, ये भी मोदी जी को भूलना नहीं चाहिए। ये जो शांति शांति करके वो इस देश की जनता के प्रतिनिधियों को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, ये इस देश की जनता कभी नहीं भूलेगी। हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर में। आज देश भर में, चाहे वो दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई हो, तीस्ता सेतलवाद का जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से जाकिया जाफरी, जो एहसान जाफरी की पत्नी है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट पिटिशन और एक प्ली जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते हुए, उसको चैलेंज करते हुए, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, इस पूरी प्ली को डिसमिस किया। ये डिसमिसल इसी हफ्ते हुआ, 2 दिन पहले हुआ और उसके डिसमिसल के इमीडिएटली बाद तीस्ता सेतलवाद जो कि एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, लगातार 20 सालों से गुजरात राइट्स के जितने भी विक्टिम्स हैं उनके साथ उन्होंने काम किया, उनकी टेस्टिमनीज़ को वो सामने लाई, पूरे इशू को वो कोर्ट में लेकर के पहुंची, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल उन्हें 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। उनके साथ साथ गुजरात के पूर्व डीआईजी आरबी श्री कुमार को भी इसी तरह से अरेस्ट कर लिया गया और ये चार्जेस उन पर हैं कि उन्होंने फॉर्जरी की है, उन्होंने एविडेंस को फॉल्सिफिकेट किया है और इससे अन्य जुड़े हुए कंस्पिरेसी के चार्जेस भी उन पर लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा कि काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने कंस्पिरेसी के एंगल को और गुजरात सरकार की इन्वॉल्वमेंट के एंगल को सामने वो लोग लेकर के आए और पॉट बॉइलिंग रखा पिछले 20 सालों से, यानी कि इस मुद्दे को जागरूक रखा, इस मुद्दे को बनाए रखा पिछले 20 साल से। पर यहाँ पर जो एक्टिविस्ट आए हैं, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, उनका बड़ा यही सवाल है कि क्या अब इस डेमोक्रेसी में आवाज़ उठाना किस हद तक क्रिमिनलाइज कर दिया गया है और वो लोग जो कोर्ट में सच लेकर के जाते हैं, जो कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हैं, क्या उन्हें भी सरकार कोर्ट को एक इंस्ट्रूमेंट बना करके उन्हें दबाने की कोशिश करेगी, उन पर क्रैकडाउन करने की कोशिश करेगी और उनको कैद में रखने की कोशिश करेगी। उसके विरोध में यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। आइए सुनिए कि यहाँ पर मौजूद लोग क्या कहते हैं। ये बहुत साफ है कि हम जिस भारत में रह रहे हैं वो एक फांसीवादी देश ऑलमोस्ट हो चुका है। हम बिल्कुल कगार पे हैं फांसीवादी मुल्क बनने के और ऐसे हालात में जब ऑथोरिटेरियन सरकारें हों, जब फांसीवादी सरकारें हों, तो उनको किसी भी तरह का डिसेंट मंजूर नहीं होता, उनको किसी तरह की भी सवाल करना मंजूर नहीं होता। तीस्ता 2002 से लगातार गुजरात में जिस तरह से पूरा नरसंहार हुआ, उसमें जिस तरह से पूरा प्रशासन का योगदान था और उनका कनाइवेंस था, उसके ख़िलाफ़ तीस्ता आवाज़ उठाती रही हैं, उसके ख़िलाफ़ तीस्ता लड़ती रही हैं। और उन्होंने सिर्फ ये एक केस नहीं लड़ा, उन्होंने बहुत सारे केसेस लड़े हैं। गुजरात में जैसे आपको मालूम है शुरू में ही सारे केस बंद कर दिए गए थे, उसके बाद हर्षमंदर सुप्रीम कोर्ट गए थे, 4000 केस दोबारा खुलवाए गए थे। तो कोशिश तो पहले दिन से ये थी कि FIR ही ना हो, केस ही ना हो। उसके बावजूद एक्टिविस्ट ने, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने और बहुत सारे और लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। उसमें तीस्ता का एक अहम नाम है, बाकी और बहुत सारे लोगों के साथ। तो जब से ये सरकार आई है तब से इनकी पहले जो अटैक था, अगर हमें याद हो, प्रिया पिल्लाई पे हुआ और तीस्ता के ऊपर हुआ और बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस पे हुआ। किसी का FCRA बंद किया, किसी को बदनाम किया, किसी पे केसेस डाले, क्योंकि आवाज़ उठाने वाले, सवाल उठाने वाले अल्टीमेटली कौन लोग होते हैं? या सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स होते हैं और या फिर जो यूथ है जो यूनिवर्सिटीज़ से निकलता है। तो एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ पे हमला, दूसरी तरफ सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे हमला। उसी के पूरे बैकग्राउंड में हमको ये देखना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, हम इसको बिल्कुल एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो है हमारे देश की, उसमें मैं कम से कम इसको एक बहुत बड़ा धब्बा मानती हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति जो कोर्ट गया है, जो इंसाफ की गुहार करने गया है, आप उसी को दोषी ठहराते हैं। ये एक बिल्कुल नया चीज़ है जो देश में हुई है और बहुत शर्मनाक भी है और बहुत ख़तरनाक भी है। इसका एक पूरा संदेश जो देश में दिया जा रहा है वो ये कि
कोई भी ये हिम्मत ना करे कि कभी सरकार के सामने कोई उंगली उठाए या सवाल करे। तो बेसिक इसका मकसद तो ये है, तीस्ता को बंद करने का, तीस्ता को परेशान करने का, उसका काम को ख़त्म करने का तो है ही, साथ में बाकी सारे लोगों को भी ये संदेश देने का है कि आप चुप हो जाइए, अपनी आवाज़ें बंद कर दीजिए, वरना आपका भी यही हाल होगा। और जहाँ तक आरबी श्री कुमार की बात है, उन्होंने भी कमीशंस के सामने डिपोज करके पूरा एक एक्सपोज किया था किस तरह से कनाइवेंस था, सरकार का क्या रोल रहा है गुजरात के प्रोग्राम में। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत सारे और संजीव भट्ट हैं, आरबी श्री कुमार हैं, तो उनका जो रोल रहा है और उसको किस तरह से साइलेंस करने की कोशिश की है, उन पर क्रैकडाउन करने की कोशिश की है? देखिए, आरबी श्री कुमार को और संजीव भट्ट तो वैसे ही 1.5 साल से जेल में हैं, 2 केसेस लगा रखे हैं, अब ये तीसरा है। आरबी श्री कुमार को भी लगातार इसी तरह से हैरेस करते रहे हैं जैसे तीस्ता को करते रहे हैं, और वो तो बहुत सीनियर पोस्ट पे थे, डीआईजी थे, गुजरात के ही डीआईजी थे, तो उन्होंने बहुत कुछ क्लोज क्वार्टर्स से देखा है। उनके ऊपर भी उसी तरह के हमले होते रहे हैं, मतलब फिजिकल नहीं लेकिन लीगल और हर तरह से उन्हें बदनाम करने के। तो ये साजिश तो वही है कि सब कुछ काले को सफ़ेद कर दिया जाए, और जो 2002 में जो कुछ हुआ, जिसमें मोदी और अमित शाह और बहुत सारे और लोग जो शामिल थे उस वक्त, वो उस वक्त वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि उनका कोई रोल ही नहीं था। मुख्यमंत्री हैं तो आप जिम्मेदार हैं उसके, जो कुछ वहाँ हो रहा है। तो उन सबको लगातार ये दिखाने की कोशिश कि इनका कोई रोल नहीं था, उसकी पूरी ये कोशिश है। जिस तरह फैशिस्ट जर्मनी में जो गोबल्स का काम था कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच हो जाए, यही इनकी कोशिश है कि लगातार तीस्ता को झूठा बोला जाए, और श्री कुमार को, संजीव भट्ट को, या और बहुत सारे लोगों को जो वहाँ मौजूद थे। और तीस्ता को ने तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ना गई हो, जहाँ पे उसने, ये सारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं और से मिल रही है। जो कह रहे हैं कि आर्म चेयर, ये आर्म चेयर वाले लोगों ने शायद जजमेंट लिखा है इसलिए वहाँ आर्म चेयर इतना है। तीस्ता को आप आर्म चेयर कैसे कह सकते हैं? कोई भी ज़रा सा भी तीस्ता को जानता होगा, दूर से भी जानता होगा, तो वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि आप तीस्ता को ये कह सकते हैं कि उसने अपने ऑफिस में बैठ के लिख दिया। धक्के खाए हैं, जब गुजरात जल रहा था तो धक्के खाए हैं पूरे गुजरात में। देखिए, पूरा घटनाक्रम जिस दिन हुआ वो दिन भी अपने आप में इमरजेंसी को या आपातकाल को याद करने का, उस दिन 47वीं बरसी आपातकाल की थी, और कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं ही कहा जा रहा था कि आपातकाल को कभी भूलना नहीं चाहिए। और उस दिन इस तरह का एक पूरा, और ये पूरा 2 दिन के अंदर ही हुआ। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, उसके बाद तुरंत ही गृह मंत्री जी का इंटरव्यू आता है जिसमें उन्होंने तीस्ता सिलवाड़ और उनके संगठन के बारे में टिप्पणियां की हैं, और उसके बाद 25 तारीख को ही ये एफआईआर दर्ज होती है, और 25 तारीख को ही एटीएस उनके घर जाती है तीस्ता के, और जिस तरह से उनको पकड़ती है। तो हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि ये पूरी जजमेंट को भी अगर देखें, 450 पेजेस की लगभग ये जजमेंट है, और उसके अंदर जिस तरह से ये कहा गया है कि एज इफ कि कुछ नागरिक थे, कुछ ये लोग थे जो लगातार एक संयोजित एफर्ट कर रहे थे, और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम समझते हैं इस तरह के ऑब्जर्वेशन दिया जाना, इस तरह की टिप्पणी दिया जाना, वो भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, जिसकी एक परंपरा रही है, जो खड़ा होता है भारत की जनता के न्याय के अधिकार के लिए, जो खड़ा होता है भारत की जनता के हुकूकों के रक्षा के लिए, अक्सर खड़ा होता है, और उससे इस तरह के ऑब्जर्वेशन आना और फिर उस तरह के टिप्पणियों का एफआईआर में उपयोग किया जाना, तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि शायद भारत के अंदर अब जो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, न्याय के लिए लड़ाइयों के साथ खड़े होने में मदद करने वाले लोग हैं, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उन सबको एक संदेश देने की कोशिश है कि अब आप गलत को गलत कहने के लिए और उसको उस गलत के खिलाफ आप लड़ने के लिए न्यायालयों का आप वो मत कीजिए। देखिए, आप मेरे दलील से सहमत या असहमत हो सकते हैं, हो सकता है मैं अपनी बात को उस तरह से साबित ना कर सका हूँ कोर्ट के अंदर, परंतु उसका अभिप्राय, उसका अर्थ तो कतई ये नहीं होगा कि आप इस बात के लिए उन लोगों को सज़ा देंगे, उन लोगों के ऊपर मुकदमा बनेगा। तो ये तो मतलब कोर्ट की टिप्पणी भी गलत है, और जिस तरह से एटीएस ने जिस तरह से पूरी कार्यवाही की है, तो ये पूरा लगता है कि एक ऐसे समय में जबकि भारत के अंदर बेहद जनता का जीवन बहुत मुश्किल की तरफ है। आज भारत के अंदर बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज भारत के अंदर
जनता का जीवन जिस तरह से लॉकडाउन के बाद हम देख रहे हैं कि लोगों की नौकरियां ख़त्म होती जा रही है, लोगों के बेहतर जीवन जीने के अवसर ख़त्म हो रहे हैं, तो ऐसे समय में लोग जब न्याय के लिए लड़ेंगे, अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तो आपने उनको ये संदेश देने की कोशिश की है कि लड़ने की चेष्टा मत करना, जो हो रहा है उसको सहते रहो। पर हम समझते हैं ये सब चीज़ें फेल होंगी। आज ये प्रदर्शन, ये जो हम इकट्ठा हुए हैं, ये इस चीज़ को साबित करता है। और हम फैज़ की बात कहेंगे कि यूं ही उलझती आई है खलक जुल्म से हमेशा, न तुम्हारी हार नहीं है, न अपनी जीत नहीं है। क्रैकडाउन तो डेफिनेटली है, और क्रैकडाउन सिर्फ तीस्ता, सितलवाड़ और श्री कुमार और संजीव भट्ट पर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को बहाल करने की, सेक्युलरिज्म को बहाल करने की जो मुहिम है, जो संघर्ष है, हमला उसके ऊपर है। उस हमले की नौइयत बदल रही है, अलग अलग वक्तों में अलग अलग तरीक़े से वो हमला हो रहा है द रूलिंग डिस्पेंसेशन की तरफ से, लेकिन हमला बहरहाल है। अब ये नए तरीक़े से हमला हो रहा है कि आप अगर सरकार के ख़िलाफ़ शिकायत करेंगे, जो कि हर शहरी का हिंदुस्तान में हक़ है, हर डेमोक्रेसी में हर किसी शहरी का हक़ है कि राइजुल वक्त सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज करे, अपने इख्तिलाफ़ ज़ाहिर करे, उस हक़ को ही पामाल करने की ये साजिश है। मैं इसको साजिश बोलूँगी कि अगर ठीक है, अगर गलत भी है तीस्ता, अगर मान लो वो जो कह रही है वो गलत है, तो भी उसका हक़ है वो गलत बात कहने का भी, आप उसको गलत ठहरा दो, लेकिन ये कहना कि वो एक साजिश कर रही है, सरकार के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, मेरे ख़्याल से और हमारे संगठन के ख़्याल से ये एक बहुत ही ख़तरनाक डायरेक्शन है जिसमें हम लोग जा रहे हैं। और ये डायरेक्शन हमारे देश के लिए एक बहुत गलत प्रेसिडेंट है, जिसके ख़िलाफ़ हमें अपने संघर्ष को न सिर्फ जारी रखना है, बल्कि अपने संघर्ष को तेज़ करना है। उनका दमन, उनका रिप्रेशन जितना बढ़ेगा, हमारा प्रतिरोध, हमारा रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा, एक्सपोनेंशियली ज़्यादा होना चाहिए और रहेगा। और हम इनकी इस साजिश को, इनकी इस मुहिम को और डेमोक्रेसी बर्बाद होने की हिंदुस्तान में जो ये साजिश चल रही है, उसको फेल करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि एक नया दौर शुरू हो गया है। अभी तक हम कई चीज़ों में नाउम्मीद हो गए थे कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए था, हेबियस कॉर्पस के पिटिशन्स आज तक नहीं सुने गए, वो सुनवाई नहीं हुई है। हेबियस कॉर्पस इतना फंडामेंटल ह्यूमन हमारा एक राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कम से कम आपको प्रोड्यूस तो करो कि ज़िंदा है कि नहीं, जिसको आपने पकड़ के रखा है। आपने कितने और केसेस में आपने जो इंटरवीन करना चाहिए था नहीं किया, वो तो हम ऑलरेडी काफ़ी, हमारी उम्मीदें कम हो गई थी। लेकिन ये उम्मीद हमें कभी भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं थी कि अब कोर्ट जाना ही खतरा हो गया है। मैं अगर सोचती हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और अगर मैं सरकार के खिलाफ जाती हूँ कोर्ट में, जो मेरा हक है, क्योंकि सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार अकाउंटेबल नहीं है, सरकार भी गलतियाँ करती हैं, सरकारों ने किए हैं, और सरकारों को कितनी सरकारों को हटाया भी गया है। इंदिरा गांधी के खिलाफ शाह कमीशन सेटअप हुआ था और उसके बाद उनके खिलाफ सज़ा भी उनको सुनाई गई थी, तो उनको जेल भी भेजा गया था। तो ऐसा नहीं कि सरकारें हमेशा सही काम करती हैं। अगर ऐसा होता तो कभी कोई आदमी अपने लिए, जस्टिस के लिए लड़ ही नहीं सकता। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया बिना कोई सबूत के कि ये मोटिवेटेड हैं। इन्होंने 20 साल पॉट बॉइलिंग चलाया, जैसे कि बॉयलर चलाया, इन्होंने एविडेंस को कॉन्कॉक्ट किया। आपके पास क्या सबूत है कि एविडेंस कॉन्कॉक्ट हुआ? वो केस आपके सामने है ही नहीं। अब वो केस में अगर कोई आपके सामने लाता एविडेंस के साथ, तीस्ता के खिलाफ, आरबी श्री कुमार के खिलाफ, तब आप उसमें जांच करके अपना माइंड बना के तब करते। आपने पासिंग में कह दिया कि क्योंकि ये प्रूव नहीं हुआ है, आपके हिसाब से आपने पूरा नज़रअंदाज किया। एसआईटी बहुत बढ़िया है, उसने सब कुछ ठीक किया। तो इस वजह से जिन्होंने केस लड़ा है वो गुनाहगार हो गए। अगर आप केस हार जाएं तो आप क्या गुनाहगार हो जाते हैं? ये कौन सा जस्टिस आ गया है? तो आज के बाद लोग कोर्ट में जाने से अगर डरेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा? क्या डेमोक्रेसी हमारे देश में जिंदा है कि नहीं है? क्या उसका आखिरी बास्टियन गिर गया है? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। आज हम खून के आंसू बहा रहे हैं
और आप कुछ भी कर लीजिए, आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन जो अपने आप को एक डेमोक्रेसी के सेंटिनल मानते हैं, या जो जिनको किसी भी चीज़ में आस्था है, आपको अपने भगवान में आस्था है, क्या आप भगवान आपका ये नाइंसाफ़ी करने की इजाज़त देता है? क्या आप अकाउंटेबल नहीं होंगे? कभी ना कभी आपको जवाब देना नहीं पड़ेगा। आप अपने साथ रह कैसे सकते हैं? आपकी ज़मीर कहाँ चली गई है? एक जजमेंट जिसमें कोई सिग्नेचर नहीं है, उसको कैसे जजमेंट माना जाए? ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई कहने की कि हमने साइन नहीं किया है, या हमने साइन कर दीजिए, फिर उसमें साइन कर दीजिए। हमें तो शक हो रहा है कहाँ पे लिखा गया है ना? इसलिए ये बातें सवाल रखना हमारा हक है। और आप हमारी क्या सकत जान ले लेंगे ना, सबकी जान लेंगे ना, पूरे हिंदुस्तान की जान ले लीजिए और चलाइए हिंदुस्तान को इस तरह से। लेकिन जिन हाथों से ये काम हो रहा है उनको दोबारा सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। जो हाय है ना, जो बेकसूर की हाय होती है या पीड़ित की हाय होती है, वो बहुत बुरी होती है, वो लगेगी कहीं ना कहीं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।